नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। पूरे देश में चर्चा महिला आरक्षण की है। लोग घर में सब्जी वगैरह की बात करते हैं कि आज क्या सब्जी बन रही है, महिला पूछती है महिला आरक्षण का क्या हुआ, पहले ये बताओ। खेतों में मजदूर महिलाएं, उनको अगर कोई कहे कि जरा पानी ला के पिला दे तो वो पूछती हैं महिला आरक्षण के का होए है, ये बतला मोला। तो बड़ा एक महिलाओं के बीच में बड़ा हक का माहौल बना हुआ है, चाहे अभी लागू हो ना हो। मैं अभी इस पे नहीं जा रहा हूँ कि किस पार्टी की वजह से लागू नहीं हुआ है। दोनों पार्टियां यानी दोनों पक्ष, एनडीए के लोग और यूपीए के या दूसरी पार्टियों के विपक्षी लोग, ये अपने अपने तर्कों को लेके लट्ठम लट्ठा करने में लगे हुए हैं। तो मैं उसके बीच में, मेरी कोई ज़रूरत भी नहीं है, कौन लाठियों के बीच में अपना सिर तुड़ाए। लेकिन मैं इसका थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहता हूँ आज सबके लिए कि महिला आरक्षण से क्या फ़र्क होने जा रहा है, और ये कि महिला आरक्षण आज की संसद में, आज की लोकसभा में अगर महिला आरक्षण लागू हो गया रहता, जो कि नहीं हुआ है, तो क्या फ़र्क पड़ता, पहला। और दूसरा, जब कभी भी सरकार चाहेगी, केंद्र सरकार जिस दिन भी पार्लियामेंट की सीटें बढ़ने के बाद, डिलिमिटेशन के बाद, जनगणना के बाद, जब कभी भी 2029, 2033, 34, जब कभी भी उसको लागू करना चाहे, अगर सरकार इस बात पर अड़ी रहेगी कि हम तो पहले डिलिमिटेशन से सीटें बढ़ाएंगे, उसके बाद रिजर्वेशन लागू करेंगे, तो कभी भी हो सकता है। लेकिन मैं दोनों स्थितियां आपको बतला रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। थोड़ी सी संख्या ज़्यादा है, मैं आमतौर पर कैमरे के सामने संख्याओं पे भरोसा नहीं करता, लेकिन देखिएगा, संख्याओं को ध्यान से सुनिएगा। आज 543 सीटें हैं लोकसभा की, और इन 543 सीटों में महिलाएं जो हैं 74 सीटों पर है, कुल 74 सीटों पर। पुरुष जो हैं 469 सीटों पर पुरुष हैं। आज महिला आरक्षण कोई नहीं है वहां पर, तो ये स्थिति है। लेकिन आज 543 में अगर महिला आरक्षण हो जाता तो क्या होता, जो कि विपक्ष मांग कर रहा था। आज अगर हो जाता तो अगला लोकसभा का चुनाव कितनी महिलाओं की सीटों की गारंटी करता, इसको मैं आपको बतला रहा हूं। नहीं हो पाया है ये, लेकिन अगर हो जाता तो महिला सीटें जो हैं 543 में बढ़ के 181 हो जाती। 543 में 33% यानी 181 हो जाती। आज पुरुष जो हैं 469 हैं, वो घटकर 362 सीटें पुरुषों के लिए रह जाती। हालांकि पुरुष रिजर्व सीट नहीं है, उन सीटों पर भी महिलाएं लड़के आ सकती थी। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में जो पंचायत और म्यूनिसिपल में 50% आरक्षण है, लेकिन निर्वाचित महिलाएं 54% हैं। महिला सामान्य सीट जो अनारक्षित है उस पर लड़ सकती है, कोई भी महिला लड़ सकती है। अगर ऐसा हो जाता संसद में, और आज की 543 सीटों पर ही अगर आरक्षण दे दिया जाता, जैसा कि विपक्ष मांग कर रहा था, सरकार ने नहीं माना, तो ये संशोधन नहीं हो पाया वहां पर। तो 74 से बढ़कर 181 हो जाती, यानी करीब करीब 107 सीटें। 107 सीटें महिलाओं की बढ़ गई रहती, अभी 74 हैं, यानी इससे 2.5 गुना हो गई रहती सीटें महिलाओं की। और आदमियों की, पुरुषों की सीटें जो हैं वो 469 से घटकर 362 हो गई रहती, 107 सीटें कम हो जाती पुरुषों की, अगर आज की लोकसभा में आरक्षण दे दिया जाता तो। अब हम देखते हैं नई लोकसभा, शायद 816, 850, कई तरह के आंकड़े हवा में तैर रहे हैं। मुझको 816 का आंकड़ा मिला है, मैं 816 के आधार पर बतला रहा हूं। सरकार बाद में कभी भी नए विधेयक में बढ़ा सकती है।
816 सीटें लोकसभा की हो जाएगी तो महिला सीटें 272 हो जाएंगी। आज 74 हैं, 198 सीट बढ़ जाएगी। आज से करीब करीब 4 गुना, 3.5 गुना, 4 गुना सीटें महिलाओं की हो जाएगी, जिस पे वही जीत के आ सकती हैं और कोई जीत के नहीं आ सकती। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज की लोकसभा पे महिला आरक्षण लागू होने से पुरुषों की सीटें घटकर जो 362 होने वाली थी वो 544 हो जाएगी। यानी हालत यह है कि महिला आरक्षण से जितनी सीटें महिलाओं की बढ़नी हैं उससे ज्यादा सीटें पुरुषों की बढ़ने वाली है। ध्यान रखिएगा, यही मकसद भी है कि बढ़ी हुई सीटों के ऊपर महिला आरक्षण लागू किया जाए ताकि जितनी सीटें महिलाओं की बढ़ रही हैं उससे ज़्यादा पुरुषों की बढ़ जाए। यही मकसद भी है। अब थोड़ा सा मैं बतलाता हूँ आपको। कुछ लोगों ने, कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने एक विश्लेषण किया है कि आज लोकसभा में जितनी महिलाएं हैं ये किस पार्टी की महिलाएं कहाँ से आती हैं, कैसी पृष्ठभूमि से आती हैं, कौन महिलाएं हैं, किनको पार्टियां लोकसभा का चुनाव लड़वाती हैं। राज्यसभा अलग है, उसमें मनोनीत किया जाता है। राजनीतिक दल किन महिलाओं को लड़वाते हैं, उनमें से कौन जीत के आती है। अभी उम्मीदवारों के आंकड़े मेरे पास नहीं है, मैं केवल जीत के आने वाली, लोकसभा पहुंचने वाली महिलाओं की कुछ बातें आपको बतला रहा हूं जो कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने लिखी हैं। ये मेरा विश्लेषण नहीं है, लेकिन मैंने 2-3 AI से इसको कन्फर्म किया है कि ये विश्लेषण 99% सही है। इससे ज़्यादा खरा तो सोना भी नहीं हो सकता है। आज 74 महिला सांसद हैं। पिछली लोकसभा में 78 थी, उनसे 4 कम हैं। इन 74 में से 43 महिलाएं पहली बार पहुंची हैं। इसका मतलब यह है कि पिछले बार जो 78 महिला थी उसमें से बड़ी संख्या में महिलाएं इस बार नहीं पहुंची हैं। पार्टी ने टिकट नहीं दी कि वो हार गई, ये एक अलग लंबे विश्लेषण का मुद्दा है जिस पे मैं अभी नहीं जा रहा हूं। 74 में से 43 महिलाएं संसद पहुंची हैं। ध्यान रखिएगा। अब मैं एक दूसरा आंकड़ा बताता हूं। कुल 31 महिला सांसद दोबारा जीत के आई है। यानी महिला सांसद के लोकसभा में रिपीट होने का प्रतिशत जो है करीब 40% है। अब इस 40% महिला सांसदों में कहां से आती हैं ये महिलाएं, थोड़ा देखें। वंशवाद का बड़ा हंगामा रहता है, वंशवाद का। सबसे बड़ी तोहमत कांग्रेस पार्टी झेलती है। नेहरू के बाद नेहरू की बेटी, फिर बेटी का बेटा, वहीं खत्म हो गई बात। उसके बाद मौका नहीं आया। फिर परिवार के बाहर के लोगों को प्रधानमंत्री बनाना तय किया। नरसिम्हा राव को, मनमोहन सिंह को, बाहर के लोगों को बनाया, परिवार के लोग नहीं बने। सोनिया गांधी को तो शायद एक बार संसदीय दल ने, कांग्रेस संसदीय दल ने चुन लिया था नेता कि वो प्रधानमंत्री बनेंगी। उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं बनूंगी। क्योंकि उस समय आपको ध्यान है कि नहीं है कि सुषमा स्वराज लोकसभा में थी, उन्होंने पहले घोषित कर दिया था कि जिस दिन सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी मैं सिर मुंडा लूंगी अपना। वो अभी नहीं है, लेकिन मैं उनकी कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। उन्होंने कहा था, सार्वजनिक रूप से कहा था, रिकॉर्ड में है ये बात, कि मैं सिर मुंडा लूंगी, जमीन पे सोऊंगी, चना खा के गुजारा कर लूंगी, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। वो नौबत नहीं आई, सोनिया गांधी ने मना कर दिया था। अब मैं देख रहा हूं आज जो महिला सांसद हैं 74 हैं। ध्यान रखिएगा, लोकसभा में आज 74 महिला सांसद हैं। 74 में से 32 से 35 महिला सांसद ऐसी हैं जिनके पिता, पति या ससुर राजनीति में रहे। ये वहां से आई हुई हैं। ये किसी न किसी तरह के वंशवाद या परिवारवाद या पतिवाद, पितावाद, ऐसे किसी की हैं ये। 74 में से 32 से 35, आधे से थोड़ी कम महिला सांसद ऐसी हैं। इसमें
बांसुरी स्वराज है, जैसे सुषमा स्वराज, मैंने नाम लिया था इसलिए उनकी बेटी का नाम गिना रहा हूँ, काबिल हैं, वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं। इकरा चौधरी, शांभवी चौधरी, बहुत सारे परिवार वाले बहुत सारे लोगों का नाम है। फिर ग्लैमर और अभिनय के दुनिया से जो महिलाएं आई है, ग्लैमर और अभिनय के दुनिया से, इसमें करीब 12-16 ऐसी महिलाएं हैं जिनको मशहूर होने की वजह से, ग्लैमर से आने की वजह से टिकट दी गई। जीत के भी आती हैं, ज़्यादा जीतती हैं, कुनबों से आने वाली, कुनबा परस्ती जीतती है, शोहरत जीती है। तो 12 से 16 के बीच ऐसी महिलाएं हैं। हेमा मालिनी है, कंगना रनौत है, शताब्दी राय है, रचना बनर्जी है, ममता बनर्जी बहुत सारी फिल्म अभिनेत्रियों को टिकट देती हैं, जिता के लेके आती हैं। तो 12 से 16 ऐसी महिलाएं हैं। पार्टियों को देखें, कौन सी पार्टी आगे बढ़ाती है। तो टीएमसी और डीएमके, आज दोनों का चुनाव चल रहा है। अभी तृणमूल कांग्रेस के राज्य बंगाल में चुनाव चल रहा है, डीएमके के राज्य तमिलनाडु में चुनाव चल रहा है। आज किसी एक ने बड़ा मजेदार एक लतीफ़ा पोस्ट किया है, कार्टून है या लतीफ़ा है। उसने, एक नेताजी भाषण दे रहे हैं, उनका सहयोगी दौड़ के उनके पीछे जाके बोल रहा है, आप तमिलनाडु में भाषण दे रहे हैं और आपने बंगला में गुड मॉर्निंग कह दिया है। अब कई राज्यों में रात दिन चुनाव प्रचार करना रहता है, निकल जाता है। तो ये दो पार्टियां ऐसी है, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके, ये दोनों ही जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर, वकील, इन लोगों को ज़्यादा टिकटें देती हैं। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, या आपको ध्यान है महुआ मोइत्रा है, जैसे ये मल्टीनेशनल कंपनी में लंदन में काम करती थी एक वक्त। ऐसे प्रोफेशनल्स को ज़्यादा टिकट देते हैं टीएमसी और डीएमके के लोग। इसके अलावा दूसरी पार्टियों को देखें तो बीजेपी लेफ्ट, एक दक्षिणपंथी एक वामपंथी, इन दोनों पार्टियों में एक चलन है, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को ज़्यादा टिकट देते हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं को। लेकिन कुनबों को भी देते हैं पर्याप्त टिकट। आपको कांग्रेस और बीजेपी दोनों के कुनबों में इतने सारे टिकट वाले मिलेंगे। और अब तो एक दूसरा चलन हो गया है, जिसको अपना कुनबा मान के कांग्रेस टिकटें देती थी, वो जीतने के बाद वो बीजेपी में चले जा रहे हैं। वो लोग, बहुत सारे लोग जो राजीव गांधी के करीबी परिवार के थे, राहुल गांधी के करीबी परिवार के थे, वो लोग उधर चले गए। लेकिन अपन बात महिलाओं तक सीमित रखते हैं, नहीं तो रायता थोड़ा ज़्यादा बिखर जाएगा। अब मैं देख रहा हूँ भविष्य का 33% आरक्षण हो जाएगा। आज अगर हुआ रहता तो 181 महिलाएं रहती, लेकिन अगर 850 के करीब होता है तो महिलाएं जो हैं 280, 285 ऐसा कुछ हो सकता है, 33%। तो महिलाएं जो हैं आज के लोकसभा के सीटों पर 181 हो सकती थी, ये बढ़कर 285 हो जाएंगी, यानी 100 के करीब महिला सीटें बढ़ जाएगी आरक्षित होने के बाद। लेकिन पुरुषों की सीटें जो हैं वो 200 बढ़ जाएंगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी पुरुषों की सीटें। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आज की 543 की लोकसभा में अगर महिला आरक्षण होता तो उसके बाद गैर महिला सीटें जो रहती वो 362 रहती। आज नहीं हो पाया अभी, लेकिन हो भी सकता है, अभी कई साल बाकी है इस लोकसभा के। 362 पुरुष सीटें या गैर महिला सीटें रहती। अब अगर 816, 850 इसके बीच अगर नई सीटें तय होती हैं लोकसभा में, तो महिला सीटें 272 करीब होंगी, 280 करीब होंगी। पुरुष सीटें करीब 550 हो जाएंगी, या उससे थोड़ा ज़्यादा। अगर 850 होता है तो 550, यानी महिलाओं के मुकाबले करीब 2 गुना सीटें जो हैं वो पुरुषों की बने रहेगी। ध्यान रखिएगा, उनकी संख्या जो है, उनकी संख्या भी 362 से बढ़कर 544, 200 से थोड़ी सी कम सीटें बढ़ेगी, गैर महिला सीटें। अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। आंकड़े तो बहुत सारे रहते हैं,
अब मुझको कोई आंकड़े नहीं देखने, इसको बंद कर देता हूँ, मेरे मन की बात कहता हूँ। अभी चाहे 2 साल बाकी है, 4 साल बाकी है, 6 साल बाकी है, जितने भी साल बाकी हैं, इन चुनाव के समय आरक्षण तो लागू हो ही जाएगा। 2033 तक हो, 34 तक हो, जब भी हो, उस दिन महिला उम्मीदवारों की तलाश मचेगी कि महिला उम्मीदवारों की तलाश की जाए। तो आज मैं एक फार्मूला देना चाहता हूं राजनीतिक दलों को और महिलाओं को भी। कोई अकेले पार्टियों पे मेरा भरोसा नहीं है, लोग इंडिपेंडेंट भी लड़ सकते हैं चुनाव। अभी से कम 3 साल तो अगला चुनाव लोकसभा का 4 साल बाकी है ही। 2029 का है अगला चुनाव, पूरे 3 साल या उससे ज़्यादा बाकी है। उसके बाद 33 में, 34 में जब भी लागू हो। मेरा ये कहना है कि राजनीतिक दलों को ये चाहिए कि बढ़ी हुई लोकसभा सीटों के हिसाब से 850 मानकर हर लोकसभा सीट के हिसाब से 2-2, 4-4 महिलाओं को बढ़ावा दें, क्योंकि उस दिन आरक्षण भी लागू होगा। ST SC आरक्षण भी लागू होगा, OBC आरक्षण भी लागू होगा। अभी जाति जनगणना होनी है। कल आपने इंटरव्यू सुना होगा कार्तिकेय गोयल साहब का, जो आए थे यहाँ पर, जो जनगणना प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ में। तो OBC आरक्षण भी लागू होगा, ST SC आरक्षण भी रहेगा, 3 तरह के जाति वाले आरक्षण रहेंगे वहाँ पर। इसके बाद महिला आरक्षण में सीटें हर 10 साल में, 15 साल में सीटें घूम सकती हैं। आज महिला आरक्षित है, अगले चुनाव में महिला आरक्षित नहीं रहेगी, ऐसा भी हो सकता है। कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं, छत्तीसगढ़ में ऐसी चर्चा है 17 सीटें हो जाएगी लोकसभा की, जितनी भी हो। आज के तारीख में तो छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं विधानसभा की। मेरी सलाह यह है, हर राज्य में जो पार्टी वहाँ चुनावी मैदान में है, उसको करना ये चाहिए कि विधानसभा स्तर पर 2-2, 4-4, 6-6 महिलाओं को, जिसमें एक ST रहे, एक SC रहे, एक OBC रहे, एक अनारक्षित वर्ग की रहे, ऐसी 4, 6, 8 महिलाओं को वहाँ पर बढ़ावा दिया जाए कि आप अगले विधानसभा चुनाव के हिसाब से तैयारी करो। विधानसभा चुनाव पहले होगा कुछ राज्यों में, कुछ में लोकसभा चुनाव पहले होगा, जो भी होता है। अगर आज से महिला उम्मीदवारों को तैयारी करने के लिए कहा जाएगा और ये कहा जाएगा कि आप अभी से कोई सरकारी ओहदा मत लो जिसमें आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग सके, जिसमें आपकी आल औलाद आपकी कोई गाड़ी ले जाके, लाल बत्ती की तख्ती हुई गाड़ी ले जाके किसी को कुचल दे, तो आपकी चुनावी संभावनाएं कम होगी। मेरी सलाह राजनीतिक दलों को यह है कि जिन लोगों को आप उम्मीदवार के रूप में तैयार करना चाहते हैं, खासकर महिलाओं को, क्योंकि उनकी संख्या एकदम से ज़्यादा लगेगी आपको, ऐसी महिलाओं को विधानसभा क्षेत्रवार आज से तैयार कीजिए। ST SC OBC और अनारक्षित, इन 4 तबकों की 1-1, 2-2 महिलाओं को वहाँ तैयार कीजिए। इनको कहिए कि हम आपको कोई ओहदा नहीं देंगे सरकार में, ताकि आप बदनामी से बचे रहो। ओहदा बदनामी के साथ आता है। तो अगर राजनीतिक दल अभी से महिला उम्मीदवारों को तैयार करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो सत्ता में रहें चाहे विपक्ष में रहें, और इन महिला उम्मीदवारों को कहा जाए, उम्मीदवारी की उम्मीदवार हैं ये, अभी कोई टिकट इनको नहीं मिल गई है, इनको कहा जाए आप खूब मेहनत करो, खूब जनसंपर्क करो, खूब काम करो, खूब अध्ययन करो कॉन्स्टिट्यूंसी का, विधानसभा सीट वार आप मेहनत करो, इनमें से किसी को आगे जाके लोकसभा सीट के लिए तैयार करेंगे। अगर आपके पास में इतने लोग तैयार रहेंगे तो ये आरक्षण जो है, सीटें बढ़ना, डिलिमिटेशन, आरक्षण, ये विधानसभा सीट के स्तर पर भी होने जा रहा है। जो राजनीतिक दल आज से अपनी महिला कार्यकर्ताओं में से लोगों को छांटकर उनके सामने चुनौती दें कि चुनाव तक आप न सरकार में न संगठन में कोई ओहदा नहीं मांगेंगी, तो आप तैयारी कीजिए और आप इस हर कैटेगरी के 2-2, 3-3 महिलाओं को वहाँ पे मेहनत करने कहिए
और कहिए कि टिकट आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन मेहनत कीजिए। 6-6 महिलाएं कर ले हर कैटेगरी की, वहाँ पर मेहनत, क्या फ़र्क पड़ना है। कम से कम इतने लोगों का बोझ है जो है सत्ता या संगठन के ओहदों पर से कम हो जाएगा। राजनीतिक दलों में ये बड़ा दबाव रहता है कि जो कार्यकर्ता हैं, जो विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो उसके पहले ओहदा भी चाहते हैं। सत्ता है तो किसी निगम मंडल में जाना चाहते हैं, अगर नहीं है तो संगठन में चाहते हैं कुछ न कुछ पद पाना। मेरा ये मानना है कि राजनीतिक दलों को अपनी महिला उम्मीदवार जिनको बनाने की संभावना दिखती है, उनको सत्ता से और संगठन से दूर रखकर जमीन पर मेहनत करने के लिए कहना चाहिए। थोड़ा मुश्किल काम मैं कह रहा हूँ, मैं अपने साथ में काम करने वालों के लिए भी थोड़ा मुश्किल हूँ, इसलिए मेरी सलाह जो है थोड़ी मुश्किल ही रहती है, बहुत आसान नहीं रहता कोई भी काम। सोच के देखिएगा इस बात को। राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि क्या आज से अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव, जो कि आरक्षण के बाद हो सकते हैं, जो डिलिमिटेशन के बाद हो सकते हैं, और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, एक बार फिर संसद में अगर आ जाए महिला आरक्षण तो हैरान मत होइएगा। मैं कह रहा हूं आपसे, संसद में एक बार फिर महिला आरक्षण संशोधन विधेयक लाया जा सकता है कि चलो अब पास कर दो। डिलिमिटेशन अलग रहा, जनगणना अलग रही, मौजूदा संसद, मौजूदा विधानसभा, इसी में पास कर दो, आ सकता है। तो राजनीतिक दलों को इस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। सत्ता और संगठन से अलग महिलाओं को हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कई महिलाओं को तैयारी करने कहना चाहिए। आप तैयारी शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, उनको ये कहिए जनता के बीच काम कीजिए, जन सेवा कीजिए। आपकी मेहनत और काम को देखते हुए आपके नाम पे आगे गौर किया जाएगा। आप सोच के देखिए, अगर राजनीतिक दलों की इतनी महिलाएं हर कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करने लगेंगी ना, तो उसका एक असर होगा। आज जो सरकारी दफ्तर में काम करवाने के लिए कहीं बादाम, कहीं काजू, कहीं किशमिश फेंकना पड़ रहा है टेबलों पर, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काम करने दीजिए, अपनी महिला कार्यकर्ताओं को मेहनत करने दीजिए। पुरुष कार्यकर्ता तो मेहनत करते नहीं हैं, महिलाओं को ही काम करने दीजिए। फिर मिलेंगे। आप सोच के देखिएगा, मैं केवल सोचने के लिए कुछ सामान आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ। फिर मिलेंगे। आपको अगर लगता है कि मेरी बात में कुछ दम है तो इस लिंक को अपने दोस्तों को भी बढ़ाइएगा। हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिएगा। आपके लाइक करने से हो सकता है कि 10-20 पैसा हमको ज़्यादा मिल जाए इस वीडियो का। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहियों पर चलते हैं, चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठे, तो हेलमेट लगा कर रखिए। मेरी तरह अगर ज़्यादा चौकन्ने हैं तो साइकिल चलाते हुए भी हेलमेट लगा कर रखिए। जब हम गिरते हैं किसी दोपहिए से तो हमारा सिर फूटने का, ब्रेन हैमरेज होने का खतरा सबसे बड़ा रहता है। ऐसा खतरा मत उठाइए। अपने परिवार के लिए आप महत्वपूर्ण हैं, दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। जो सबसे बुरे लोग हैं दुनिया में, वो भी दुनिया के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि वे बुराई की मिसाल की तरह तो काम आते ही हैं कि देखो ऐसा बुरा मत बनना। तो बुरे लोगों को भी जिंदा रहना चाहिए ताकि दूसरे लोग अपने बच्चों को मिसाल दे सकें कि देखो इसके जैसा बुरा मत होना। हेलमेट लगा कर ही दोपहियों पर चलिए। फिर मिलेंगे।